वेलकम बैक नाज़न, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे स्टूडियो में। और नाज़न, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी, डीजी हेल्थ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अहमद। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स में जो छोटे अस्पताल हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि बड़े अस्पतालों का लोड कम हो सके, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ को कैसे पूरा किया जा रहा है, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमारे साथ शाज़मा इकराम, फैशन डिज़ाइनर हैं और शादियों का सीज़न है। मैंने सोचा हमेशा से ब्राइडल के ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं, क्यों ना हम उन लोगों के ऊपर बात करें जिन्होंने शादियां अटेंड करनी हैं, उनके लिए क्या क्या फैशन में इन है, किस तरह से वो लो बजट में भी ट्रेंडी और स्टाइलिश सूट्स जो हैं वो पहन सकते हैं, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम शाज़मा, क्या हाल चाल है? ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। विंटर्स की मुनासबत से आपने बड़ा ज़बरदस्त कलर भी पहना है और बड़े अच्छे तरीके से उसको कैरी भी किया है, तो थोड़ी सी टिप्स भी हम आपसे लेंगे कि किस तरह से अपने आप को कैरी किया जाता है एज अ फैशन डिज़ाइनर, आप उस पर क्या ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, क्या हाल चाल है, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? बस आजकल हमने रिसेंटली एक पूरे पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर में एक मीज़ल कैंपेन ख़त्म किया 27-28 अक्टूबर को। तो इसके बाद 10 से लेके 12 दिसंबर तक जो है वो हमारी पोलियो कैंपेन है। दोबारा से पोलियो कैंपेन पूरे मुल्क में ये पोलियो कैंपेन होगी और ज़ाहिर इसमें लाहौर में भी शामिल है। लाहौर में 17 लाख के करीब बच्चे होंगे जिनको हम कतरा पिलाते हैं। अच्छा, अमूमन डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले भी पोलियो कैंपेन ख़त्म हुई है, कितना टारगेट रखा जाता है और फिर टारगेट कितना अचीव कर लिया जाता है इन 17 लाख बच्चों में? इस 17 लाख में से तकरीबन 99 से ऊपर % से ऊपर हम अचीव करते हैं। अब तो रेजिस्टेंस नहीं आती है रेजिस्टेंस लाहौर में तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। दूसरे शहरों में जैसे रावलपिंडी है, यामिया वाली है, मुल्तान में कुछ जगहों पे आती है, लेकिन पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर लोग जो हमारे अवाम है वो तावन करते हैं और अपने बच्चों को गजरे पिलाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी हिफाजती कैंपेन्स चल रही होती हैं या हिफाजती वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से। लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ आपको पता है शुरू हो गई हैं, तो कुछ सर्दियों की मुनासबत से बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें नमूनिया सर फहरिस्त है, और फिर उसके साथ साथ अगर नमूनिया तो एक्सट्रीम बीमारी में आ जाता है, लेकिन उसमें फ्लू बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो क्या उसकी वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं या किस तरीके से वो अगर बच्चों को लगवानी हो तो क्या उसका प्रोसेस? अभी जो फ्लू की वैक्सीन है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं, लेकिन बहरहाल मार्केट में अवेलेबल है, लगवा सकते हैं लोग। लेकिन नमोनिया की वैक्सीन जो है वो हम लगाते हैं बच्चों को, 3 डोजेज़ लगाते हैं 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में, और ये हम 2012 से लगा रहे हैं। और उसके बाद से नमोनिया में एक खतर खा कमी आई है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशंस जो लगाई जाती हैं, आपने कहा 3 शॉट्स लगाए जाते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आई एम श्योर पेरेंट्स भी लगवाते हैं और इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नमोनिया की केसेस में कमी नहीं हो रही है, क्यों? नहीं, नमोनिया के तो जो वायरल नमोनिया है केसेस में कमी ज़रूर हुई, ये नहीं कि कमी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन आबादी जिस तरह सबसे बढ़ती जा रही है और जिस तरह से सेहत की सहूलियात पहले से निस्बतन बेहतर होती जा रही हैं, तो रिपोर्टिंग बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन बच्चों की डेथ्स नमोनिया की वजह से वो कम हो रही है और बेहतर जो इलाज की सहूलत है वो मौजूद है, और लोगों में शऊर भी इसके बारे में कहीं ज़्यादा आ रहा है, बच्चों को अपने हिफाजती टीके लगाने का भी और इलाज कराने का भी। बिल्कुल सही कहा आपने। शाज़मा, आपको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। और सर्दियाँ, चूँकि मैंने सर्दियों का जिक्र किया जहाँ पर नई बीमारियाँ आ जाती हैं, नई वैक्सीनेशंस आ जाती हैं, सर्दियों की मुनासबत से फल आ जाते हैं, सब्जियाँ आ जाती हैं, ट्रेंड्स भी आ जाते हैं, नया फैशन भी आ जाता है, सीजन के साथ फैशन तब्दील होता है। तो इस साल का क्या टॉप फैशन जा रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहा है? इस साल ये है कि जो इस साल का लास्ट ईयर का हम लोग का कलर था ग्रीन, इस ईयर का कलर है डार्क पर्पल में ना। अच्छा। तो ये तो मेन हम लोग को होता है कि हर साल कोई कलर होता है, तो इस साल कौन सा कलर है, तो इस साल डार्क पर्पल कलर है। जो आपने पर्पल क्यों नहीं पहना? बिकॉज नहीं, इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ये बहुत प्यारा लग रहा है जी।
तो जिन जिन लोगों ने भी अभी अपने इस विंटर की शॉपिंग करनी है या करने वाले हैं तो वो नोट कर लें कि वो पर्पल कलर अपने विंटर की कलेक्शन में ज़रूर रखें। और बाकी नॉर्मल वही विंटर में वेलवेट चलती है ज़्यादा, पश्मीना चलती है आजकल, पश्मीना की शॉल्स बहुत इन है, वेलवेट की शॉल बहुत इन है। जैसे कि आपने कहा ब्राइडल सीज़न है, तो ब्राइडल में ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल ब्राइडल ने जो भी लहंगा वेयर करे, शर्ट वेयर करे, जो भी आपने पहना है, वेलवेट की शॉल आप साइड पे रख लो, वो इतनी अच्छी लग रही होती है बिल्कुल साथ। वो तो एक बहुत ट्रेंड अच्छा चल रहा है। कलर कंट्रास्ट में भी आप उसको, हाँ, मतलब आपने व्हाइट पहना है तो आप उसके साथ ब्लैक शॉल रख सकते हो, रेड पहना है गोल्डन रख सकते हो। तो इस तरह वो वेलवेट इन रहती है। सर्दियों में ये है कि वेलवेट कंपल्सरी हो जाती है। बड़े कम लोगों को पता है कि वेलवेट कैरी किस तरह से करें। हाँ, ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। लोग वेलवेट के सूट बना लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उसके कट्स क्या हैं, उसको सिलवाना कैसे है या उसको कैरी किस तरह करना है। मेरे से लास्ट में एक पर्सन ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वेलवेट पहनने से ना लोग हेल्दी लगते हैं, थोड़े बल्कि लगते हैं। तो मेरा उनसे आंसर था नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने भी वेलवेट का गाउन पहना हुआ है। तो डिपेंड करता है आपने उसको किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। किसी डिज़ाइनर के पास जाएं, आप जाकर उससे कुछ रिकमेंडेशन लें, वो आपको अच्छा बताएगा, आप उसकी कोई अच्छा गाउन स्टिच करें। अब वो नहीं कि उठ जाओ और वो कमीज़ें बना लो, वो ट्रेंड नहीं रहा। थोड़े से आपको कट्स देने चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको वेलवेट भी अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि वेलवेट को फिटिंग में बनवाना चाहिए या लूज फिटिंग में? नहीं, कौन सी चीज में वो ज्यादा बेहतर? मुझे पर्सनली जो है ना फिटिंग ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते। मतलब आपकी जो है ना बॉडी अगर आप थोड़े से बल्कि हैं तो जब फिटेड पहनोगे तो इमेजिन वो प्रोमिनेंट होंगे। तो हमेशा कोशिश करें थोड़ा लूज कपड़े पहने, और ट्रेंड भी यही है थोड़ा लूज आप पहने। तो वेलवेट को तो वैसे ज़्यादा लूज में ही रखना चाहिए ताकि वो अच्छी लगती है, ताकि वो अच्छी लगे और उसकी वो जो फॉल। डॉक्टर साहब, आप बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कोई इंटरेस्ट है ये मेडिसिन और मेडिकल से निकल कर? बड़ी यकीन है कि जी मेरी मिसेज और जो बेटी है वो ये प्रोग्राम देख रही होगी, तो जब मैं घर जाऊंगा तो वो कभी वैसे उन्होंने आपसे कभी उन्होंने मशवरा लिया है कि क्या पहने हम क्या नहीं पहने? मिसेज ने तो जरूर लिया। जी, मिसेज तो लेती है, तो बेटी वो तो अपनी मर्जी। लेकिन आप तारीफ वगैरह करते हैं कि ये बड़ा अच्छा ट्रेंड के मुताबिक? उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। वो घर में आने भी नहीं देंगे। घर में आने भी नहीं देंगे, बिल्कुल सही। तो आपने सही कहा कि घर में बैठी वो देख रही होंगी और वो ज़रूर आपसे पूछेंगी कि अच्छा ज़रा टिप्स ही ले आते हैं हमारे लिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अच्छा, हम चूँकि बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के हवाले से, अब अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशंस दी जाती हैं ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, क्या उसका स्केड्यूल होता है? और फिर कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते कि पता नहीं ये अप टू द मार्क है या नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। इवन पोलियो की कैंपेन्स में भी बहुत दफ़ा आपको इस वजह से रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती रही है हमारी टीमों को। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, एक तो ये है कि मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो ट्रस्ट करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट खरीदती है वो मायारी होती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है उससे सर्टिफाइड होती है। हम सिर्फ वो वैक्सीन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम गाहे बगाहे आवाम की आगाही के लिए ये इश्तहार देते रहते हैं कि आप जब भी कोई पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए आए या किसी सरकारी अस्पताल में बच्चे को टीका लगवाने जाएं, तो यू आर एट लिबर्टी के जी आप उसका देखें कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, और वो जो हमारा अमला है वो आपको बताएगा कि जी ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है। और फिर जो वैक्सीन ने एक ख़ास टेम्परेचर में रहना होता है 2 से 8, तो हर वैक्सीन के वायल पे एक टेम्परेचर मॉनिटर लगा हुआ होता है और वो बताता है कि जी ये वैक्सीन अभी भी दुरुस्त हालत में है कि नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के अस्पताल में जाएं तो जो भी कोई वैक्सीनेटर है आप उससे ये पूछ सकते हैं कि जी ये मुझे दिखाए आपको कि ये एक तो इसकी एक्सपायरी कब है, तो उसके ऊपर प्रिंटेड है। मतलब आप अगर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन जो लोग प्राइवेटली कराते हैं फिर उनके स्टैंडर्ड का जिम्मेदार कौन है? उनकी वैक्सीनेशन के स्टैंडर्ड का जिम्मेदार कौन है? क्या उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है कि वो उसको भी चेक करे या उनको भी देखे? अभी तो ये हमारे ये जो प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट के इस तरह का कोई लॉ नहीं कि हमारे एम्बिट में नहीं आते। होना चाहिए ना। मैं तो जस्ट वंडरिंग। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत जल्द ये हुकूमत जो है वो एक लॉ लेके आ रही है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपर तरीके से
रेगुलेट किया जाए। क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं वैक्सीनेशंस वो एक्सपायर्ड पड़ी होती हैं उनके पास, और वो कितने केसेस आ रहे होते हैं कि उस बच्चे को वैक्सीनेशन वो लगा दो, उसकी लगी और उसकी डेथ हो गई, रिएक्शन हो गया। हाँ। तो आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन अगर WHO अप्रूव्ड हैं तो फिर इसका मतलब प्राइवेटली तो कहीं से भी वैक्सीनेशन लगा देंगे और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी कोई रेगुलेशन नहीं है, वो भी एंड दे चार्ज यू सो मच। जी वो देखे जी वो तो चार्ज तो वही वो तो करेंगे, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडाइज कर सकता फ्री जो है वो और वो एट लिबर्टी है। तो ये तो स्वीट विल है ना जी, जो भी हमारा शहरी है उसकी मर्जी है, और ये उसको पूरी आज़ादी है कि जी वो गवर्नमेंट से लगवाए या प्राइवेटली लगवाए। बस वो यही है, यहाँ पे मैं एजुकेट करना चाहूँगा कि आप भले गवर्नमेंट से लगवाएं या प्राइवेटली लगवाएं। एक तो ये देखिए कि उसकी एक्सपायरी कब है, और दूसरे ये देखिए कि क्या वो ठीक टेम्परेचर में रखी गई कि नहीं रखी, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस वैक्सीनेशन का, और उसके ऊपर हर वायल पे मॉनिटर लगा हुआ होता है, हीट मॉनिटर उसको हम कहते हैं, VVM, अच्छा, वैक्सीन वायल मॉनिटर हर वायल पे लगा होता है, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही। यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कौन कौन सी वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है और कौन सी मिसिंग वैक्सीनेशंस हैं। जैसे आपने कहा कि फ्लू शॉट्स जो अब लगवाए जाते हैं, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट पैनल पर, गवर्नमेंट लिस्ट में जो वो शामिल नहीं हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। शाज़मा आपकी तरफ में आऊंगी। जैसे मैंने जिक्र किया कि शादियों का सीजन है तो ब्राइडल्स पे तो बहुत बात होती है, हम भी अक्सर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा क्यों ना ब्राइड या ग्रूम के घर वालों के हवाले से बात करें, जिन्होंने शादी अटेंड करनी है उनका क्या। मेन लोग तो वही होते हैं। हाँ, मेन लोग मेन तो वही होते हैं जो स्टेज पे बैठे होते हैं, लेकिन जो जिन्होंने अटेंड करनी होती है उनका भी बड़ा दिल होता है कि हम फैशन फॉलो, ब्राइडल से ज्यादा टाइम पहले उनकी तैयारियां हो रही हैं, और उनके पास तो मार्जिन भी बड़ा होता है कि वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो आपसे उस हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं और शाज़मा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेडिसिन के हवाले से और मेडिकली भी जो DG हेल्थ की डोमेन में तमाम चीज़ें आती हैं उस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ फैशन ट्रेंड्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। सो शाज़मा, अभी चूँकि हम जिक्र कर रहे थे कि शादियों का सीज़न और घर वाले क्या पहने या फ्रेंड्स फैमिली जो है उनके लिए क्या ट्रेंड्स हैं, तो क्या कौन से कट्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, बहुत हैवी ड्रेसेस चल रहे हैं या अब थोड़ा चेंज आ गया? नहीं, अगर आपकी बहुत ही क्लोज कोई शादी है तो फिर ऑफ कोर्स थोड़ा हैवी पहनना चाहिए, बट अगर आपकी थोड़ी क्लोज नहीं है शादी तो फिर आपको इतना हैवी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, और आपको वही लॉन्ग मैक्सीज पहने, आप पेप्लम पहने, क्योंकि पेप्लम तो मुझे लग रहा है लास्ट 2 ईयर से इतना इन हो चुका है कि वो वापस जा ही नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो ही पेप्लम है, उसके नीचे आप लहंगा पहने, गरारा पहने, उसके बाद आप मैक्सीज जो मैंने कहा ओपन गाउन पहने, शॉर्ट शर्ट्स पहने। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी शादी कितनी क्लोज है। क्लोज है तो आप ऑफ कोर्स हैवी ड्रेसेस थोड़े वेयर करें, अगर नहीं क्लोज तो कि दूर की है तो फिर इतना हैवी नहीं पहन के जाना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं अब ड्रेस बना हुआ है, अब कहाँ हम नए ड्रेसेस बनवाएं, या वो वाले ड्रेस कहाँ पहनने को मिलेंगे तो यही पहन लेते हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ देखी जाती है। नहीं, वो ये है कि आपकी अब मोस्टली ये होता है कि लोग जो पुराने बने हुए आप उनको निकालो, उनको थोड़ा सा चेंज कर दो। अब जैसे कि मेरी अम्मी की शादी का ड्रेस अभी भी उन्हें संभाल के रखा हुआ है, तो अब ये है कि वो अपना दुपट्टा निकालती हैं और उसके साथ हर दफा एक नया ड्रेस बना लेती है, सिंपल सा ड्रेस रखती हैं और ऊपर दुपट्टा वो चलता आ रहा है। तो ये बड़ा जबरदस्त एक आइडिया है। तो वो ये है कि कभी उनकी वो शर्ट पहन लेती हैं, उसके नीचे ट्राउजर वो कोई भी सिंपल सा कर लेती हैं, या कभी ट्राउजर वो पहन लेती हैं, शर्ट कुछ और कर लेती हैं। तो आप इस तरह मिक्स एंड मैच कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं कि जो है आपने वही वो एज इट इज पहनना है। थोड़ा सा अप डाउन आप कर लो, थोड़ा ट्रेंड के साथ भी आ जाएगा। ट्रेंड के साथ भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहे हैं, ये टिप्स याद रखिएगा, घर जाके आपने बतानी है, और नेक्स्ट टाइम जब आपकी बेटी आपसे कहे कि मुझे कोई नया जोड़ा बनवा के दें तो आप ये कह दीजिएगा कि वो जो पुराना पड़ा हुआ है ना उसमें मॉडिफाई कर लो, वो फिर वो खुश भी हो जाएगी और आपकी बचत जेब की बचत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा ना, वो तो नए पे ही खुश होगी। नए पे ही खुश होगी, बिल्कुल सही। अच्छा शाज़मा, आपको कभी वैसे जनरली डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, कभी कोई मसला हुआ हेल्थ के हवाले से या हॉस्पिटल्स के हवाले से, कोई शिकायत आप कर सकती हैं डायरेक्टली? नहीं, मुझे तो है पर्सनली तो नहीं हुआ, बट मेरी मामा को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, स्किन डिजीज़,
तो हम लोग न्यू हॉस्पिटल में ही गए थे। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी उसमें। मैं बल्कि किसी को भी कुछ भी होता है तो मैं से कहती हूँ न्यू हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स लिटरली आई डोंट नो, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से वो इतने कि बेस्ट डॉक्टर थे। मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, डॉक्टर सामा उनका नेम है। वो उधर होते हैं जो एमरजेंसी वार्ड में होते हैं। तो हम एमरजेंसी में मामा को लेके गए, तो इवन वो उनकी स्किन स्पेशलिस्ट वालों के साथ वो नहीं भी था कोई लिंक ना, ऐसा नहीं था, बट फिर भी उन्होंने वहाँ पे मामा को शिफ्ट करवाया आईसीयू में। इतनी अच्छी उनकी वो तो मतलब, और इतना क्लीन एनवायरनमेंट था वहाँ पे। मैं तो अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई डॉक्टर साहब। मैं तो चाह रही थी और ये शाज़मा कोई शिकायत करे, लेकिन वो तो तारीफें हमें सामने आ रही है। पुरानी बात है, अभी इतनी वो नई बात भी नहीं, मतलब अभी आजकल की बात नहीं, लास्ट 2 इयर्स पहले की बात है। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हुई थी। मैं तो पर्सनली किसी को भी कुछ हो तो मैं कहती हूँ आप प्राइवेट को छोड़ें, गवर्नमेंट में वहाँ जाएं, वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। लिटरली इतने लोग आए होते हैं, कुछ वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको जब ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स कर करके उनको ज़्यादा पता होता है। जबकि प्राइवेट में जो होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। अरे वेरी गुड, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम वैक्सीनेशंस की बात कर रहे थे, तो मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा तो हम वो स्केड्यूल भी डिस्कस कर लें कि क्या स्केड्यूल होता है जिसपे वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं और किस तरीके से जो गवर्नमेंट जो है वो उसको कैटर करती है, और फिर साथ साथ ये अवेयरनेस जो दी जाती है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ये कितना ज़रूरी? एक तो स्केड्यूल पे तो जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसको सबसे पहले वैक्सीन लगती है वो टीबी की वैक्सीन लगती है पाकिस्तान भर में, जिसको बीसीजी कहते हैं। और फिर पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं बच्चे की पैदाइश के, ये आमतौर पे पहले महीने के दौरान हम दे देते हैं। फिर जब 6 हफ्ते का होता है तो फिर पोलियो देते हैं, और इसके अलावा उसको नमोनिया का पहला टीका लगता है। नमोनिया के साथ हम उसको एक टीका लगाते हैं पेंटा, जिसमें 5 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन होती है, जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन होती है। तो ये सारी वैक्सीनें 6 हफ्ते पे लगती हैं। फिर इन्हीं की दूसरी डोज, एक और सिमिलर डोज नमोनिया वगैरह सारी की 10 हफ्ते पे लगती है, और फिर एक और तीसरी डोज 14 हफ्ते पे एक और लगती है, और उसके साथ हम फिर 14 हफ्ते में पोलियो का टीका भी लगाते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने पे हम खसरे का टीका लगाते हैं, 15 से 18 महीने के दौरान खसरे का एक और टीका लगाते हैं। सही। और उसके बाद कितनी उम्र तक ये वैक्सीनेशन चलती है? और जब ये 4 से 5 साल के दौरान हम अब लेटेस्ट ऐड किया पंजाब ने, तो खुरनाक का, काली खांसी का और टेटनस का एक एडिशनल टीका 4 और 5 साल के दौरान हम फिर लगाते हैं, और ये 5 साल पे जाके फिर बच्चे की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाती है। और अभी इंशाल्लाह अगले साल में 2019 में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई जून जुलाई तक टाइफाइड जो वैक्सीन है वो हम इंट्रोड्यूस करें। तो क्योंकि टाइफाइड का हमारे यहाँ जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, डिजीज लोड बहुत ज़्यादा है, तो उससे फिर बच्चों को, और बच्चों में जब टाइफाइड होता है तो डेथ ज़्यादा होती है, जानलेवा। तो ये फिर हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को टाइफाइड से बचाए। टाइफाइड के इंजेक्शन जो है वो भी उसकी डोज, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, जितने हॉस्पिटल्स शहर में हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स तो हैं ही और वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जितने टाउन लेवल पर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और अब इसमें बहुत से नए हॉस्पिटल्स भी शामिल हुए हैं, मियाँ मीर हॉस्पिटल ले लें, मुनावा हॉस्पिटल ले लें, सन्नाबाद का अस्पताल है, बेदियाँ बनाया गया, और इस तरह के करीबन 10 टाउन हॉस्पिटल्स हैं पूरे शहर में। क्या वहाँ भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? क्या वहाँ भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, या ज़रूरी है कि आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल ही जाएं? नहीं, ये जो वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है हर जगह पे। डॉक्टरों की तादाद में गुज़िश्ता 6-8 माह से स्टाफ और डॉक्टरों में रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो अब उसकी इजाज़त दे दी गई है। तो अगले 2 महीनों में जो डॉक्टरों की, लेडी डॉक्टरों की और जो पैरामेडिक्स है, जो इनकी कमी है वो हम पूरी कर देंगे अगले 2 महीनों में। लेकिन ये बात तो सुनने में ही आ रही है कि कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये हॉस्पिटल्स बनाने का मकसद ये था कि बड़े अस्पतालों में लोड कम हो सके। अब शाज़मा ने एक एग्जांपल तो दे दी कि बड़ी ज़बरदस्त
ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यही जब लोड बढ़ जाता है तो वो ट्रीटमेंट कम पड़ती चली जाती है। वो चाहे मेयो हॉस्पिटल है, चाहे जनरल है, चाहे जना है, गंगाराम है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, तो ये तो बड़े अस्पताल हो गए। छोटे अस्पताल बनाने का मकसद उनका लोड कम करना था, लेकिन जब वहाँ पर अमला ही मौजूद नहीं होगा, डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते? नहीं, अमला तो और डॉक्टर तो मौजूद हैं, लेकिन जितने रिक्वायर्ड है उनसे कम है। और अगर आप लाहौर को देखें तो अगर जो 1998 का मरदमशुमारी थी, लाहौर की आबादी 62-63 लाख थी, और जो हमारी 2017 में हुई मरदमशुमारी, लाहौर की आबादी 1 करोड़ 12 लाख के करीब है। तो आप ये देखिए कि फैसिलिटीज़ नो डाउट बढ़ी हैं, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर साहब किस तरह, अब तो हमारी मिनिस्टर साहिबा भी खुद डॉक्टर हैं और वो समझती हैं, जी बिल्कुल। फिर इतनी बड़ी लॉट डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उनको गवर्नमेंट में जॉब्स अवेलेबल नहीं होते। गवर्नमेंट भी बात करें तो असामियाँ खाली होती हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही होती। तो ये गैप पूरा करने के लिए क्या कोई किसी नजूल का इंतजार किया जा रहा है? अभी आप देखेंगे कि एक प्रोसेस में होता है काम गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट की जॉब जो खाली हैं, अभी 3000 लेडी डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट हुई है पंजाब भर में, और इस महीने के एंड तक कोई 2700-2800 मेल डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके बाद नर्सेज की हो जाएगी और फिर पैरामेडिक स्टाफ की भी साथ होगी। कितना टाइम आप कह रहे हैं लगेगा इसको? तो ये जनवरी तक मेजॉरिटी काम हो जाएगा। लेकिन किस तरह मेक श्योर किया जा रहा है कि ये डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, टाउन हॉस्पिटल्स में, या जितने रूरल सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर भी सर्व करें? क्योंकि हर एक की कोशिश होती है कि वो बड़े अस्पताल में जाए, वहाँ जाके सर्व करे, वहाँ सीखने का मौका मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। ये जो एक मेंटालिटी है डॉक्टर की भर्ती होने के बाद, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? ये आप ये सुन के हैरान होंगे कि अब जो ज़्यादा जोर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बेसिक हेल्थ यूनिट और RSC में अपॉइंटमेंट ज़्यादा लेना चाहते हैं बच्चे और बच्चियाँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप सर्व करें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट 2 के लिए 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा नंबर हैं कि कोई आपको फिर कम्पीट नहीं कर सकता। वही बात ना कि आप इंसेंटिव्स दें, वो हाँ चाहे मार्क्स की मद में है, वो चाहे करियर की मद में है। तो अब जो रुख है वो ज्यादा बेसिक हेल्थ यूनिटों और रूरल हेल्थ सेंटरों पे है। बिल्कुल सही। नहीं, आई रियली होप कि ये जो गैप है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का, उसको पूरा किया जा सके, ताकि मैक्सिमम फैसिलिटीज जो हैं वो गरीब आवाम तक पहुंच सके, उनके डोर स्टेप तक। यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। शाज़मा, आपसे भी बात करेंगे, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। मतलब अगर नॉर्मल किसी जा रहे हैं, वैसे ही किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ी शॉर्ट पहन लेते हैं। अगर कुछ मतलब डिपेंड करता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो ये है कि शॉर्ट बीन है और लॉन्ग बीन है, स्ट्रेट कट चल रहे हैं ज़्यादा, बेल बॉटम चल रहे हैं, और इसी तरह कैपरी ट्राउज़र बहुत इन है आजकल, तो ये ज़्यादा इन है। अच्छा, आप सलीम फैब्रिक्स पे रवायात ब्रांड की डिज़ाइनर भी हैं, तो वहाँ पर भी मतलब कुछ कैजुअल ड्रेसेस हैं, लेकिन कुछ सेमी फॉर्मल शेप में भी आ जाते हैं। तो ये क्या ट्रेंड है कि आप किस तरह से आप डिफरेंट इवेंट्स में, या डिफरेंट कोई फेस्टिवल आ गया या कोई डिनर आ गया, तो आप क्या कैरी करो एज अ डिज़ाइनर? आप क्या सजेस्ट? बेसिकली जैसे कि आपने बात की कि हम लोगों के पास सेमी फॉर्मल्स भी हैं, कैजुअल भी हैं, तो हम लोग सलीम फैब्रिक्स और रवायात का ये बड़ा कंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर आप सोचने पड़ जाते हो कि आप कौन से इवेंट पे किस तरह का क्या देखिए, अगर आपने किसी के सिंपल किसी से मिलने जाना है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा वो फैंसी नहीं पहन के जाएंगे, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, तो हम ये ऑफ कोर्स नहीं पहन के जाएंगे। तो आप वो उसमें वो सिंपल जो कैजुअल टाइप ड्रेसेस हैं वो आप पहन के जाएंगे। बट आपने किसी छोटे इवेंट पे जाना है, किसी की बर्थडे है या किसी के इस तरह कुछ थोड़ा सा गेट टुगेदर है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मल पहन लेंगे। और इसी तरह कुछ वेडिंग सीजन है तो उससे आप सेमी फॉर्मल्स पहन लेंगे। तो इस तरह हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं ताकि हम हर क्लास को टारगेट कर सकें। कोई भी ऐसा ना हो कि जो मतलब नॉर्मली होता है लोग के जी सिर्फ शादियों पे ही जाते हैं ब्रांड्स पे कपड़े लेने, या कोई फॉर्मल फंक्शन है तो ही जाते हैं। ये ट्रेंड चेंज हो गया ना, क्योंकि खाने पे भी जा रहे हैं तो वो पहले कहते हैं कि हम कुछ देख लें पहनने के लिए और फिर उसके बाद जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको पता होगा आपकी जेब पर काफी भारी पड़ते होंगे ये डिनर्स और इवेंट्स वगैरह, ऐसा ही है? हर जी बिल्कुल। और औरतों को ये भी होता है ना कि हर दफा मैंने नया ड्रेस पहना है, वो पुराना नहीं पहनना। ये एक जो परेशानी लाहक हो जाती है सबको
कि एक दफ़ा पहन लिया वो पुराना हो गया। हाँ। ये क्यों है ऐसा? ये ऐसा है, मेरे साथ भी है। मैं भी सोचती हूँ, एक दफ़ा ड्रेस पहन लिया मुझे लगता है यार ये तो पुराना हो गया, तो नया ही रहा। और कभी एक दौर होता था कि आप 4-4 दफ़ा भी ड्रेस पहन के, तो हमारी अम्मियाँ ये कहा करती हैं कि हम तो एक ड्रेस को इतनी दफ़ा पहन लेते थे और वो नया का नया ही रहता था। आज का ट्रेंड ऐसा है ना, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं तो वो बोलेगी यार ये तो इसने तो तब भी पहना था, अभी ये इसके पास शायद है ही ये एक ही है ये। तो इसीलिए तो हम लोग ज़्यादा वो बनाते हैं, रेंज भी नॉर्मल रखते हैं ताकि हर कोई पहन सके, बार बार ले सके और कैरी कर सके, ताकि किसी के बजट पे भी ज़्यादा वो ओवरलोड ना हो। तो इसी वजह से तो ज़्यादा रेंजेस बनाई जाती हैं कि हर क्लास को टारगेट किया जाए, हर लोग पहन सकें तो उसको अच्छे तरीके से जो है वो कैरी भी किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, और चूँकि हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स और RSC की बात कर रहे थे, लाहौर में कितने RSCs जो हैं वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? लाहौर में 6 RSCs हैं और 37 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा 80 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज हैं जो काम करती है, फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स और फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी किस तरह यकीनी बनाई जाती है? मेडिसिन की अवेलेबिलिटी ये क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर के होते हैं, इनमें इनको सप्लाई की जाती है रेगुलरली मंथली बेसिस पे, और डिपेंडेंट के उनके पास स्पेशल लोड कितना है। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे अभी पेशेंट लोड की हम बात कर रहे थे कि बड़े अस्पतालों का लोड कम होगा जब ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स या जो टाउन हॉस्पिटल्स हैं ये फंक्शनल होंगे। लोगों में अवेयरनेस किस तरह दी जा सके कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जैसे अक्सर ये होता है कि कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं, ये अवेयरनेस लोगों में किस तरह आए कि अपने क्लोजेस्ट हॉस्पिटल जो टाउन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाकर भी आप ये फैसिलिटीज़ ले सकते हैं? नहीं, लोग जाते हैं। अब ये छोटे छोटे जो अस्पताल हैं, और एवरेज एक अस्पताल पे 500-600 लोग रोजाना डेली बेसिस पर चेकअप डेली के लिए बेसिस जाते पे आते हैं। और लेकिन डेफिनेटली लाहौर में क्योंकि बड़ा शहर है जी। और बड़े अस्पतालों में फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, तो ये एक रेफरल सिस्टम शायद गवर्नमेंट बनाएगी कि रेफरल सिस्टम में जो लोग जाएंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर लोग सिस्टम में से होकर जाएंगे। कि पहले आपने किसी छोटे अस्पताल में दिखाया और उसने अगर कहा आपको कि जी हमें हॉस्पिटल चले जाएं, और जब हमें हॉस्पिटल जाएंगे तो यानी कि ये हॉस्पिटल्स जो है वो एज रेफरेंस सेंटर भी काम करेंगे, एज ए फिल्टर क्लिनिक काम करेंगे, फिल्टर क्लिनिक काम करेंगे, तो फिर वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये कब से हो जाएगा? ये बस थोड़े दिनों में ये सिस्टम जो है। अच्छा, नई गवर्नमेंट के आने से आपको कोई चेंज महसूस हुआ? क्योंकि आप पहले भी जी, गवर्नमेंट अभी तो प्लानिंग फेज में है। अपने जो टारगेट्स हैं और जो अपना प्लान है वो बना रही है, उसको बिल्कुल फाइनल गवर्नमेंट के 100 दिन जी हाँ, बिल्कुल पूरे हो गए, बिल्कुल फाइनल टच रेडी है। तो क्या और उस पे 100 आपको दिनों कुछ में नजर आ रहा है उनकी कोई प्लानिंग जिसमें जी बिल्कुल initiative लिया हो? वो जब 100 दिन हो जाएंगे तो मैडम मिनिस्टर जो है वो अनाउंस करेंगी। अच्छा, जो है कि आई थिंक एक आधा दिन ही रह गया उसको कंप्लीट 29 को जी। अच्छा, 26 है आज, 3 दिन रह गए। 3 एक दिन में तो फिर किस तरह मिनिस्टर साहबा फिर उसको अनाउंस करेंगी कि हम 1 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये होगा, 3 साल में वो एक प्लान तो अनाउंस। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स नजर आ रहे हैं जो पब्लिक जी हाँ, जो जोर है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे है कि लोगों को सेहत की जो सहूलियात हैं, बुनियादी सहूलियात, वो उनके घर के करीब से करीब तक फराहम की जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, तब्दीली की बड़ी बात की गई इस गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या तब्दीली आई है? नहीं, तब्दीलियाँ 2-2.5 महीने में तो नहीं आनी ना, तब्दीली विल टेक टाइम। लेकिन जो उनका हेल्थ पे एजेंडा है, हेल्थ इसको हुकूमत की प्रायोरिटी है, तालीम और सेहत दोनों प्रायोरिटी हैं, तो हेल्थ पे, और फिर जो हमारी मिनिस्टर हैं वो भी डॉक्टर है, प्रोफेसर है, रही हैं अपने ज़माने में, तो उनकी विजन के साथ हम कर रहे हैं। लेकिन वो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस बारे में बताएंगी, और वो चीज़ें, वो इनिशिएटिव्स जो नए अगर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं तो वो नज़र भी आएंगे। जी बिल्कुल सही। अच्छा शाज़मा, आपकी तरफ आएंगे हम। जैसे सर्दियों में हम बड़ा कैजुअल उस तरफ चले जाते हैं, जो कैजुअली ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो ऑफिस जाती हैं या यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, उनके लिए जीन्स, ऊपर आपने कोट लिया और यू आर गुड टू गो, क्योंकि सर्दियां हैं और अब दिसंबर में कहा जा रहा है सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनके लिए फ़ैशन टिप्स आप क्या देंगे?
उनके लिए यही है। ऑफकोर्स अब यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनमें से कुछ होती हैं लिमिटेड जो कुर्ते पहनती हैं और नीचे जीन्स और टाइट्स पहनती हैं, कुछ होती हैं वो जीन्स के ऊपर जो आपने बताया शॉर्ट शर्ट्स और कोट कैरी करती हैं। तो ज़्यादा ये मुझे खुद पर्सनली ये अच्छा लगता है कि आप शॉर्ट शर्ट्स और ऊपर जो है ना आप कोट कैरी करो, वो एक अच्छा लगता है, एक डिसेंट सी लुक आती है। तो आपको विंटर में यही ज़्यादा अपना ड्रेस कोड रखना चाहिए कि ऊपर कोट पहने या आप कोई स्वेटर्स पहने, जीन्स के साथ टाइट्स पहन लें, तो ये इस पे ज़्यादा वो करना चाहिए। और उसके साथ अगर आपने केप शॉल लेनी है या श्रग्स लेने हैं तो क्या कलर कंट्रास्ट होना चाहिए या किस तरह, क्या क्या फैशन है? कलर कंट्रास्ट भी आप कर सकते हैं, बट वो नहीं कि टू मच ब्राइट्स कलर और टू मच इस तरह के आप कलर वेयर करें। आपको थोड़े लाइट कलर ही रखने चाहिए। अब यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को मतलब इतना टू मच येलो रेडिश ब्राउन में देखा लड़कियां वो भी लेके जा रही होती हैं, तो वो ज़रा बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है। तो ये डिसेंट विंटर्स के कलर्स क्या हैं फॉर शॉल्स और स्वेटर्स? क्या आप मेहरून है, पर्पल है, ब्राउन कलर है, ग्रीन है, तो जितने भी डार्क टोन में आ रहे हैं कलर्स वो सब विंटर्स के कलर्स होते हैं। तो उसमें रह के आपको डिज़ाइन करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप पर्सनली किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो डिज़ाइन करने में? कोई हैवी जोड़ा हो या प्रेट कलेक्शन हो, किस चीज़ में आप? मैं ज़्यादा पर्सनली फॉर्मल पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हूँ, बिकॉज फॉर्मल एक ऐसा ड्रेस है जो आप नॉर्मली वेयर कर लेते हो हर इवेंट पे। शादी में पहन सकते हो, किसी के घर जा रहे हो वहाँ पहन सकते हो, मतलब गेट टुगेदर में पहन सकते हो, बर्थडे पार्टीज़ में पहन सकते हो। तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है फॉर्मल्स पे और मैं उसमें ज़्यादा ईजी भी रहती हूँ उसको डिज़ाइन, क्योंकि उसमें आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास खेलने के लिए मतलब एक प्लेस होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब नॉर्मली ये कहा जाता था कि कैजुअल या सेमी फॉर्मल में थ्रेड वर्क ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो मोटिव्स होते हैं या डायमंडीज होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ फॉर्मल्स में थ्रेड वर्क आ गया है। ये सारी चीजें बड़ा एक फ्यूजन सा, एक मिक्सचर सा नजर आता है। वो एक एलिगेंट सी लुक आती है। जब थ्रेड वर्क आते हैं तो बहुत एक डिसेंट, बहुत एक सॉफ्ट लुक देती है वो, और जो जब आते हैं डायमंडीज आ जाती हैं तो एक फॉर्मल सी लुक हो जाती है ज़रा। हाँ बिल्कुल सही। और वो फॉर्मल लुक जो है वो आपको बड़ी ज़बरदस्त दिखा भी रही होती है, बड़ा हसीन और प्यारा दिखा भी रही होती है। जाहिर है उसकी चमक दमक फिर आपके वो जब आ रही होती है तो आप भी एक चमक दमक लग रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त एक सेशन हो जाता है और मेरा भी सेशन आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रहा। थैंक यू सो मच शाज़मा आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। डॉक्टर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से आवाम को सहूलत मिलेगी और गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता प्राइवेट हेल्थ केयर, तो गवर्नमेंट जितना एफिशिएंटली काम करेगी उतना ही उसका रिजल्ट जो है वो गरीब आदमी की सहूलत के तौर पर निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी के लिए और इसी के साथ नाज़न आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।